2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। कल देर रात प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक की बैठक ली है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। 5 घंटों तक चली इस मैराथन बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। खासतौर पर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चा हुई। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार का क्या कुछ रुख रहने वाला है, इसको लेकर चर्चा हुई है। मणिपुर हिंसा मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई है। तो निश्चित रूप से सदन का सत्र चलने से पहले संभवतः केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को और भी बड़ा पद दिया जा सकता है और भी बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे निकलकर सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां संघ और सरकार के साथ संगठन जुटी हुई है, अब देखा जाता है जिसके संगठन और सरकार अपनी काम लेके जनता के बीच में है, वही संघ भी अब लगातार प्रस्तावकों के बीच अपनी बैठक करते हुए नजर आ रही है। इसी को लेके अब काशी प्रांत पे नजर आएंगे आरएसएस के सर संघ संचालक मोहन भागवत 5 दिवसीय अपने काशी प्रांत के दौरे पे आएंगे। माना जा रहा है कि साधु संतों के साथ वो आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। 18 तारीख को काशी पहुंचेंगे, 19 तारीख को गाजीपुर के हट आश्रम में उनका दौरा है। उसके साथ 19 तारीख को अगड़ानंद के आश्रम में रहेंगे और 20 तारीख को और 21 तारीख को वो देवरा बाबा, गाजीपुर के मिर्जापुर के देवरा बाबा के यहाँ दर्शन के साथ वहाँ के महंतों से मिलते नजर आएंगे। उसके बाद 22 तारीख को वापस काशी में आएंगे और वहाँ पे रुद्राक्ष सेंटर में तमाम जो मंदिर के कार्यपालक अधिकारी हैं उनके साथ बात करते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि ये संघ प्रमुख की जो संतों के साथ बैठक है, इसकी रणनीति होगी 2024 में हिंदुत्व के साथ कैसे आगे बढ़ना है और कैसे लोकसभा सीट को जीतना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है हरियाली को लेकर के काफी सतर्क होने वाली, यानी हरियाली को लेकर के अभियान चलाने जा रही है। एक नल एक पेड़ की तहत ये अभियान चलाया जाएगा। साफ है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में जहां भी नए कनेक्शन दिए जाएंगे वहां पे एक नया पेड़ लगाया जाएगा। साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हरियाली को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है लगातार निरंतर प्रयास कर रही है, उसी कड़ी की अगर बात की जाए तो लगातार इसमें हर बार हर गाँव में एक पेड़ लगाया जाएगा। यानी साफ है कि जहाँ भी एक नल होगा वहाँ पे एक पेड़ होगा। इसको लेकर के अभियान में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ साथ नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत इस कार्य को किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कहीं जगह पे हरियाली नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, जहां पे हरे वृक्ष ना होने के कारण जो है काफी समस्या उत्पन्न होती है। इसको लेकर के अब ये अभियान जो है तेजी लाएगी। यानी साफ है कि 1 जुलाई से अभियान की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जमीनों को खरीदने, साथ ही साथ बिल्डरों के टाउनशिप विकसित करने, उसके अलावा विधायक निधि से विकास कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अगर हम इन महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में कोई भी टाउनशिप बनाने के लिए अगर 50% जमीन अधिग्रहित हो जाती है तो 6 माह के अंदर ही उस बिल्डर को उसके डीपीआर को अनुमति दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं SC/ST की जमीन खरीदने के लिए जहां पहले डीएम की एनओसी की जरूरत होती थी, अब डीएम की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि अब यह अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। SC/ST की जमीन लेने पर उसको EWS स्तर का एक मकान देना होगा उस परिवार को। हालांकि इस जमीन की खरीद के लिए सीमा निर्धारित की गई है कि कितनी सीमा होनी चाहिए जब यह जमीन खरीदी या बेची जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के विधायकों को भी जो 3 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती थी, अब उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि इसका निर्णय उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान लिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर कैबिनेट से इस प्रस्ताव पास कर अब यह पैसा सीधे विधायकों के खाते में भेजने की व्यवस्था कर दी है, जिसमें 25 लाख से ऊपर के निर्माण कार्य जो विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं उनको भी विधायक करा सकेंगे। मतलब सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चीजों का सरलीकरण किया जाए और बेहतर ढंग से चीजों को क्रियान्वित किया जाए, जिसको लेकर कल कई महत्वपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री IGRS यानी कि जन सुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय रहते निस्तारण करने का निर्देश समय समय पर देते रहते, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में LDA है यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, जो IGRS की समस्या जो शिकायतें हैं उनके निस्तारण में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। जिला अधिकारी ने समीक्षा के दौरान पाया कि LDA जो शिकायतें आ रही हैं उनका समय से निस्तारण नहीं कर रहा। इस पर
पर डीएम लखनऊ ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही साथ जो आईजीआरएस को लेकर के नए नियम बनाए गए उनकी जानकारी भी सभी विभागों को जिलाधिकारी ने दी। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि एक विभाग किसी एक प्रकरण में अगर एक बार डिफाल्टर पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। अगर यही प्रकरण 3 बार होता है तो निश्चित तौर पर उस संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ जो पहले आईजीआरएस की समीक्षा हर माह में एक बार होती थी वो अब रोजाना की जाएगी। इसको लेकर के एक नोडल अधिकारी साथ साथ 5 सह नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये नोडल अधिकारी और सह नोडल अधिकारी रोजाना के तौर पर जो है आईजीआरएस की समीक्षा करेंगे और समीक्षा की रिपोर्ट डीएम को देंगे। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो तमाम जो शिकायत करता है उनकी मुश्किलें आसान। राजधानी के जानकीपुरम थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आई है। एक परिवार है जिसने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगाया है और बोर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक और नगर निगम दावा करती है कि कुत्ते वही लोग पाल सकेंगे जिनके पास कुत्ते पालने का लाइसेंस होगा, लेकिन जानकीपुरम थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अकेले एक ही घर में 34 कुत्ते हैं। उनसे परेशान होकर पड़ोसी ने घर बेचने का बोर्ड लगा दिया। जब पूरा मामला नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचा तो दोनों ही पार्टियों को बुलाया गया, समझाया गया, कहा गया कि कुछ समय बाद कुत्तों की संख्या कम कर दी जाएगी। हैरानी वाली बात यह है कि जानकीपुरम थाना क्षेत्र से एक ही घर में 34 कुत्ते पाले गए हैं जिनका लाइसेंस नगर निगम के द्वारा नहीं बनाया गया है। उसके बावजूद 34 कुत्ते एक ही घर में रह रहे हैं, जिससे पड़ोसी परेशान हैं और घर बेचने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या 34 कुत्तों के ऊपर कोई एक्शन होगा या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। भीषण गर्मी से हताश लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है, क्योंकि कल राजधानी में और आसपास के तमाम हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा बता दें, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राजधानी और आसपास के तमाम हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है कि अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है। अगर आज की बात की जाए तो आज 1 से 2 घंटे तक हल्की बारिश देखने को मिलेगी और अगले 3 दिन यानी कि अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर भारी बारिश होगी। अगर मध्यांचल की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की बारिश और तेज हवाएं देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जो इतने लंबे समय से गर्मी का सितम सता रहा था उससे अब लोगों को निजात मिली है। आज पूरे देश में बकरी ईद बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं बात आगरा की करें तो आगरा के शमशाबाद में ही बड़े धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि जिस ईदगाह पर हम खड़े हैं यह ईदगाह है और यहाँ पर मुस्लिम भाई नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगते हैं। तो वहीं शमशाबाद आपको बताते चले कि यह मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है और यह अति संवेदनशील इलाका है, जहाँ सर्किल फोर्स के साथ एसीपी सहित तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वह यहाँ पर मौजूद रहे और उनके सामने जो बकरी ईद की जो नमाज है वो अदा की गई। आपको बताते चले कि यह ईदगाह हिंदू भाईचारे की अमन चैन की दुआ की एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ दशहरा पर हिंदू भाई रावण का वध करते हैं तो यह आज बकरी ईद पर यहाँ मुस्लिम भाई नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगते हैं। तो भारी सुरक्षा के घेरे में शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज का दिन मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सुबह से ही लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और आज बकरे ईद को लेकर सुबह से ही अपने अपने जगह पर वो वहाँ नमाज पढ़कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने ही ईद के त्यौहार को देखते ही पहले ही वहाँ पर फ्लैग मार्च किया और धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। सभी लोगों से अपील की, शांति व्यवस्था के साथ इस त्यौहार को मनाने की अपील की। तो निश्चित तौर से ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन निगरानी किए हुए है और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगाकर पैनी नज़र रखी जा रही है। हालांकि वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया था कि जो लोग ईद के त्यौहार को लेकर पहले से ही नमाज होती है उसी जगह पर ही नमाज अदा करें, रोड पर या अन्य ऐसी जगह पर नमाज अदा न करें जिससे कि माहौल ख़राब हो सके। आगरा की बात करें तो आगरा में सकुशल तरीके से ईद का त्यौहार मनाया गया और सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर बधाई। अलीगढ़ में इस बार प्रशासन ने जिस तरीके से बकरा ईद के पहले से ही जो लोग हैं उनको समझाना शुरू करा कि आप मस्जिद में ही नमाज पढ़ें या ईदगाह पर नमाज पढ़ें और रोडों पर नमाज ना पढ़ें, इसका असर आज हुई जुमे की नमाज में देखने को मिला। इस बार जो जुमे की नमाज हुई है
वो दो भागों में हुई है। तो ईदगाह पर जो भी ईदगाह के मैदान में नमाज हुई वो ईदगाह पर हुई, उसके अलावा जो भी मस्जिदें हैं उन सब मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। इसके अलावा कुछ मैरिज होम में भी नमाज पढ़ी गई, लेकिन किसी भी जगह कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इस दौरान पुलिस का और प्रशासन का सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम थे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई और नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। अयोध्या में सकुशल संपन्न हुई ईद उल अजहा बकरीद की नमाज। सिविल लाइन स्थित ईदगाह में नमाजियों ने अदा की बकरीद की नमाज और भारत की सलामती की दुआ मांगी। बता दें कि बकरीद के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। खुद अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। बता दें कि नमाजियों ने नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की कि कुर्बानी खुले स्थान पे न दे और बंद कमरों में बंद जगहों पे कुर्बानी करें, जिससे किसी भी धर्म को आहत न पहुंचे। बता दें कि लगातार बकरीद को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम है। कुल अयोध्या में 87 मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जिसमें सभी जो मुस्लिम धर्मगुरु नमाज पढ़ाते नजर आए। अयोध्या बस्ती जिले के गौल ब्लॉक में PWD के इंजीनियरों का नया कारनामा सामने आया है। हम बात करें बस्ती जिले में सड़क निर्माण की, तो नए सड़क निर्माण में इंजीनियरों ने नया रिकॉर्ड, नया आयाम स्थापित कर दिया है। बिना गिट्टी के ही मट्टी पर ही PWD के इंजीनियरों ने सड़क का निर्माण कर दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं एक्सीएन साहब से इस बारे में जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यह सही तरीके से काम कराया जा रहा है, जबकि सड़क अभी से उधड़ने लगी है। वहीं ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की नीति पर PWD के अधिकारी की नियम कानून की धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं। बस आज पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से बिजनौर में भी आज ईद उल अजहा त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया। जी हाँ, आपको बताते चलें, बिजनौर में डीएम उमेश मिश्रा व एसपी नीरज कुमार जादव ने खुद अपने आप कमान संभाल ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से बनवाया गया। आपको बता दें, बिजनौर में किसी प्रकार की कोई अफवाह या किसी प्रकार का कोई मामला सामने देखने को नहीं मिला। बिजनौर में मुसलमानों ने अच्छे तरीके से इस त्यौहार को बनाया, एक दूसरे के गले लगे और एक दूसरे को बधाई दी, आपस में भाईचारा कायम करने का एक दूसरे को संदेश भी दिया। वही संदेश का असर आज बिजनौर में देखने को मिला। शांतिपूर्वक तरीके से ईद उल अजहा का त्यौहार बनाया गया और बना है। आज बकरीद की नमाज अदा लोगों ने की है। खासतौर से नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले भी लगे। खासतौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। लोग बड़े पैमाने पर नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर से अगर ये माना जाए तो आज का त्यौहार भाईचारा, सुख समृद्धि सहित एकता का प्रतीक है। ये त्यौहार आज इस त्यौहार पर के पावन पर्व पर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मस्जिदों में नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन कर रखा है। आज बकरीद की नमाज शाही ईदगाह सहित तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में शांतिपूर्ण रूप से मनाई गई। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने हर मस्जिद और ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम कड़े पहरे लगे हुए थे। पूरी तरह शांतिपूर्ण आज बकरा ईद का नमाज अदा हुआ। वहीं पर बसपा के सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें बसपा के सांसद ने कहा है कि आखिर में नमाजियों को रोड पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रही सरकार। ऐसे में तमाम तीज त्यौहार बुढ़वा मंगल में सभी लोग रोड को घेर कर पूजा कर रहे हैं। आखिर एक धर्म को क्यों टारगेट कर रही है सरकार, आगे इसका परिणाम सरकार भुगतेगी। ईद उल अजहा की नमाज जहां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जिला प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई है, वहीं कहीं ना कहीं ईदगाह में अभी नमाज हुई है और नमाज के दौरान जो पेश इमाम थे उन्होंने तकरीर में
सभी, चाहे वो हिंदू वर्ग का हो या मुसलमान वर्ग का हो, सभी से आपसी भाईचारे की अपील जरूर की। और कहीं ना कहीं से जिस तरह से जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कराई है और जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र जरूर है। नगर पालिका अध्यक्ष जो शत्रुघ्न मौर्य हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, एडीएम प्रशासन मौजूद थी, नगर क्षेत्र अधिकारी वंदना सिंह यहाँ पर थी और जिस तरह से सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है, इसके लिए जिला प्रशासन धन्यवाद का पात्र जरूर है। और आगे कांवड़ यात्रा निकलेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं सावन का महीना है, उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। अब देखना ये होगा कि ये सारे त्यौहार किस तरह से जिला प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हैं। फिलहाल रायबरेली की जनता इस अमन चैन की दुआ मांगी है और सभी से आपसी भाईचारे की अपील भी जरूर की है। जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट व जमकर चले लात घूंसे व लाठी डंडे, वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जी हां, हम आपको बता दें ये पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के पंडित के पुरवा का बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें मारपीट में महिलाएं भी शामिल रही। वहीं जमकर दोनों पक्षों में लात घूंसे व लाठी डंडे चले और वहीं इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जमीन मौज के यूसुफपुर भगवानपुर मोहल्ले में 10 बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया। वह किसी तरह मकान में घुसे और सभी सदस्यों को तमंचे की नोक पर उन्हें रख लिया और उनके घर को लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ये घटना 2 घंटे तक लूटपाट उन्होंने की, जिसके बाद जब वो मौके से फरार हुए तो घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वहीं इसका सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 10 नकाबपोश बदमाश उनके घर में दाखिल हुए, जिसके बाद उनके परिजनों को तमंचे की नोक पर रखा और उन्हें धमकाया, अगर उन्होंने किसी प्रकार का अगर कोई होशियारी दिखाई तो उनके सदस्यों को गोली मार दी जाएगी। हालांकि जिसके बाद उन्होंने घर की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद वह मौके से फरार हुए। वहीं सुबह जब पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह पहुंचे तो उन्होंने जांच पड़ताल की। वहीं उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले पर खुलासा किया जाएगा। कानपुर के नौबस्ता पशुपति नगर इलाके में केस्को सब स्टेशन पर पार्षद ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर मामूली सी बात पर केस्को कर्मचारी की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नौबस्ता के पशुपति नगर इलाके का है, जहां पर वार्ड 66 के पार्षद अभिनव शुक्ला उर्फ गोलू अपने साथियों के साथ एक पीपल के पेड़ की छटाई की सूचना लेकर केस्को सब स्टेशन पहुंचे थे, जहां किसी मामूली सी बात पर केस्को कर्मचारी से उनका विवाद हो गया। इसके बाद पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर केस्को कर्मचारी की जमकर लात घूंसों से पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में वायरल हो रहे वीडियो पर कानपुर पुलिस प्रशासन संज्ञान में लेकर पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। कानपुर में बारिश के दौरान कहीं भी जल भराव नहीं हुआ, ऐसा ही कुछ दावा कानपुर मेयर प्रमिला पांडे व नगर निगम के अधिकारियों ने किया था, लेकिन उनके सभी दावों की पोल पहली बारिश ने खोल दी है। कानपुर शहर में जल भराव की वजह से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। अगर बात करें कानपुर जिला अस्पताल उछला की, तो वहां पर बारिश की वजह से जल भराव हो गया था, जिससे मरीज व तीमारदारों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। यहां तक कि वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर से जिन मरीजों को ले जाया था, वो अभी उस जल भरे भराव से होते हुए निकलना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पानी के निकासी के लिए आखिर रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? नगर निगम व उनके अधिकारियों ने बरसात से पहले तैयारी पूरी क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर जब उछला के निदेशक से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले ही नगर निगम व जिलाधिकारी को पत्र लिखा जा चुका था कि यहाँ पर जल भराव हो जाता है, ऐसे में पानी निकासी के लिए रास्ता बनाया जाए। लेकिन रास्ता न बनाने की वजह से जब बरसात हुई तो वहाँ जल भराव हो गया। पानी की स्थिति यह है कि 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरह की जल भराव पहली बरसात में देखने को मिला, तो आगे जब बरसात होगी तो उससे निपटने की आखिर नगर निगम क्या तैयारी करता है। कानपुर जनपद पीलीभीत में जहां एक और अतुल शर्मा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार
पुलिस प्रशासन अपराधियों पर कपनी कसते नजर आ रहा है, लगातार अपराधियों पर चाबुक चलाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत की बीशलपुर कोतवाली का गांव जसोली, जहां पर एक सरकारी जो गल्ले की दुकान है उसको जो संचालन करते हैं बाबूराम, उनके द्वारा वही जानकारी प्राप्त हुई है कि गांव के ही एक व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर भी है और राशन कार्ड जो उसको गल्ला मिल पा रहा था, तो उनके अनुसार वो मानक के अनुसार नहीं आ रहा था, जिसको लेकर उसका राशन कार्ड दिया गया। ऐसा बाबूराम के पुत्र मुकेश ने बताया है। वही ओमकार ने बताया। ऐसी ही जानकारी के बाद वही जब वो क्रोधित होकर उसने सर्वेश कुमार ने बाबूराम जब अपने घर पर बैठे हुए थे तो जाकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जैसे ही फायरिंग की तो गोली उनके पैर में जा लगी। आनन फानन में जब तक वो समझ पाते तब तक बाबूराम लहूलुहान हो गए। जैसे तैसे एम्बुलेंस के बाद उन्हें सीएससी बीशलपुर लाया गया। हालत गंभीर देखते हुए उनको जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे उन अपराधियों को, उन दबंगों को पकड़कर पुलिस जो है जिला कारागार कब भेजेगी, कब वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, देखने वाली बात होगी। अमित कुमार मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, पीलीभीत।